दुनिया की सबसे जल्दी खत्म होने वाली जंग भी अफ्रीका में ही लड़ी गई थी। सिर्फ 38 मिनट्स की जंग। 27 अगस्त 1896 को ये जंग जंजीबार और ग्रेट ब्रिटेन के दरमियान लड़ी गई थी। हुआ कुछ यूं था कि 25 अगस्त 1896 को जंजीबार के सुल्तान हमाद बिन थोइनी की अचानक मौत हो गई। इनको इनके ही कजन खालिद बिन बरगश ने जहर देकर मारा और जंजीबार का नया सुल्तान बनकर बैठ गया। इस नए सुल्तान को जर्मनी की सपोर्ट हासिल थी, जबकि ब्रिटेन की जिंदगी पर नजर डालें तो हमें देखने को मिलता है कि लोग टेक्नोलॉजी पर कितने निर्भर हो चुके हैं। आज हर इंसान स्मार्टफोन रखता है जिस पर उसे दुनिया भर की जानकारियां सेकंड्स में ही मिल जाती हैं। अपने सगे संबंधियों से हम एक पल में कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। हमें गर्मी लगती है तो एक स्विच दबाकर पंखा, कूलर और एसी चालू कर लेते हैं। सर्दियों में नहाने के लिए गीजर मौजूद है और गर्मियों में पीने के लिए फ्रिज का ठंडा पानी। कुछ घंटों के अंदर हम दूसरे शहर तो क्या दूसरे देश भी पहुंच सकते हैं। सुबह के अलार्म के साथ दिन की शुरुआत होने से लेकर रात में पंखा या एसी ऑन करके सोने तक हम भारतीय लोगों का जीवन पूरी तरह टेक्नोलॉजी से घिरा हुआ है। लेकिन हम समय में ज्यादा नहीं 50 साल ही पीछे चले जाएं तो इनमें से आधी से ज्यादा चीजें हमारी लाइफ से कट जाती हैं। और वहीं अगर 100 या 150 साल पीछे चले जाएं तो हम भारतीय लोगों के जीवन से आज की सारी टेक्नोलॉजी से जुड़ी सुविधाएं खत्म हो जाती हैं। ऐसे में जरा सोच कर देखिए कि अगर सिर्फ 100 साल पहले ही भारत के लोगों का जीवन इतना अलग हुआ करता था तो आज से 1000 साल पहले ये कैसा हुआ करता होगा। बेशक हम लोग अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कितने लोग ये जानते हैं कि 1000 साल पहले हमारा ये भारत कैसा हुआ करता था। यहाँ रहने वाले लोगों का जीवन कैसा था, वो लोग ट्रैवल कैसे करते थे, उनकी जिंदगी में क्या परेशानियां आती थी और क्यों उस समय के भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए बिना स्किप किए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों 1000 साल पहले का भारत आज के भारत से बिल्कुल अलग था। उस समय पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तिब्बत, भूटान, इंडोनेशिया, वर्मा, वियतनाम, कंबोडिया, सुमात्रा, मलेशिया और मालदीव्स जैसे देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे। हालांकि इन सभी क्षेत्रों के राजा अलग अलग थे, मगर इन राज्यों को भारत का अभिन्न अंग माना जाता था और यहाँ रहने वाले सभी लोग भारतीय कहलाते थे। वो तो समय के साथ विदेशी आक्रमणों की वजह से भारत इतने सारे टुकड़ों में विभाजित हो गया, वरना आज भी दुनिया में अखंड भारत से मजबूत देश कोई नहीं होता। अगर इतिहास में झांक कर देखें तो पता चलता है कि सम्राट अशोक के शासन में हमारा देश अखंड भारत हुआ करता था, मगर उसके बाद विदेशी ताकतों ने भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया और समय के साथ हमारा ये प्यारा देश कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंटता चला गया। इसी सिलसिले में भारत को आखिरी चोट अंग्रेजों ने पहुंचाई थी, जिनकी वजह से 1947 में पाकिस्तान और 1971 में बांग्लादेश बना और घटते घटते हमारा देश सिर्फ कश्मीर से कन्याकुमारी तक सीमित होकर रह गया। खैर, वापस टॉपिक पर आते हुए अगर हम 1000 साल पुराने भारत के अंदर रहने वाले लोगों की बात करें तो उनका पहनावा आज के लोगों से बिल्कुल अलग हुआ करता था। उस समय पुरुष सूत के कपड़े से बनी धोती पहनते थे, जिसके पीछे की तरफ उसे बांधा जाता था। धोती के साथ कुछ पुरुष एक पगड़ी नुमा कपड़ा भी सर पर बांधते थे, मगर ये सभी लोगों के लिए बांधना जरूरी नहीं होता था। भारत के वो लोग अपने पहनावे पर बहुत गर्व करते थे और दुनिया भर में हमारी पहचान हुआ करता था। महिलाओं की बात करें तो उस जमाने में स्त्रियां अपनी टांगों पर एक कपड़ा लपेटती थी जिसकी लंबाई घुटनों तक आती थी। ये आज के जमाने में शॉर्ट स्कर्ट जैसा हुआ करता था। पुरुषों की ही तरह कुछ महिलाएं धूप से बचने के लिए सर पर कपड़ा भी बांधती थी। इसके अलावा अपनी ऊपरी शरीर को ढकने के लिए महिलाएं उस पर भी कपड़ा बांधती थी, जिसे अलग अलग प्रकार से लपेटा जाता था। आमतौर पर यह कपड़ा शरीर पर घूमने के बाद आगे की तरफ से बंधा हुआ होता था। साथ ही सुंदर दिखने के लिए महिलाएं अलग अलग प्रकार के आभूषणों को भी पहनती थीं, जो आजकल की ज्वेलरी से बिल्कुल अलग होते थे। ये आभूषण भिन्न भिन्न प्रकार के धातुओं से तैयार किए जाते थे, जिसमें गले का हार, हाथों के कड़े भी शामिल होते थे। अगर साड़ी की बात करें तो इसके पहनने का चलन 500 AD में गुप्त काल के दौरान शुरू हुआ था। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि साड़ी शब्द वेदों से लिया गया है, जिसका एक मतलब कपड़ा भी होता है, और साड़ी का जिक्र हमें 620वीं तक पुराने वेदों में देखने को मिलता है, जिससे पता चलता है कि ये पहनावा कितना पुराना है। बताया जाता है कि उस प्राचीन भारत में अमीर घरानों की महिलाएं रूप से सूती कपड़े की सादी साड़ी में देखा जाता था। इसके बाद चूड़ीदार पजामे और सलवार कमीज का चलन 1000 AD में शुरू हुआ, जिसे ईरान के लोग भारत लेकर आए थे और
ये यहाँ इतना प्रसिद्ध हुआ कि महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी इसको पहनने लगे। मगर ये पहनावा काफी महंगा हुआ करता था, जो आम लोगों की पहुंच से बाहर था। इसलिए अमीर घराने की औरतें ही ढेर सारे गहने के साथ इस तरह। सिंध में हर सिंधी जामोट मुसलमान है जो सिंध और पूरे बलूचिस्तान में आबाद है और बाकी पाकिस्तान में इतिहास संस्कृति को जानने का जरिया रही है। भारत में अजंता एलोरा की गुफाएं इसकी जीती जागती मिसाल है। ये सुंदर गुफाएं जहां एक तरफ सुंदर चित्रकारी और मूर्तिकला से हमारा दिल जीत लेती है। एलोरा गुफा भारत के महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद जिले में स्थित विश्व विरासत स्थल है। एलोरा औरंगाबाद के उत्तर पश्चिम में लगभग 29 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। वहीं इसकी कंस्ट्रक्शन आज भी कई सवाल खड़े करती है। इन्हें देखने वालों के मन में भी सवाल आता है कि आखिर इतनी भव्य गुफाएं बनाई कैसे गई। भारत में अजंता की गुफाएं मूर्तिकला, चित्रकला और अध्यात्म का परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिखाती है। चारों तरफ पत्थर और घने जंगल से घिरे ये गुफा आज भले ही टूरिस्ट अट्रैक्शन है, लेकिन इनसे जुड़े रहस्य की गुत्थी आज भी अनसुलझी है। इन भव्य गुफाओं के इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि इनका निर्माण 1st और 2nd सेंचुरी बीसी के दौरान किया गया था। फिर गुप्ता वंश के दौरान इसमें कुछ नई अद्भुत गुफाओं को जोड़ा गया, यानी कि इनका निर्माण 2 फेज में किया गया। अलग अलग काल में निर्मित होने के कारण इन गुफाओं में बौद्ध धर्म की झलकियां जरूर देखने को मिलती है। इसके नायाब कल्चर और चित्रकला इस बुद्ध रिलीजियस आर्ट का मास्टरपीस बनाती है। अजंता में हमें 30 गुफाएं देखने को मिलती है, जिसमें से 5 प्रार्थना भवन और 25 बौद्ध मठ हैं। इन मठों से हमें बौद्ध धर्म के विकास और संस्कृति की एक अलग तस्वीर दिखाई देती है। लेकिन इनका दीदार करते हुए ये सवाल भी आता है कि आखिर इन्हें बनाने का मकसद क्या रहा होगा। रिसर्च के आधार पर यह कहा जाता है कि इन गुफाओं को बनाने के पीछे का मकसद गौतम बुद्ध के जीवन और अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना था। बौद्ध धर्म की संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए भी इन गुफाओं का निर्माण किया गया। कई आर्कियोलॉजिस्ट के अध्ययन से यह बात तो साफ हो गई कि सभी गुफाओं को एक ही चट्टान के पत्थर से काटकर बनाया गया था। लेकिन पुराने समय में यह चमत्कार संभव कैसे हुआ, ये आज भी रहस्य बना हुआ है। आर्कियोलॉजिस्ट भी इस बात से हैरान हैं कि 2nd सेंचुरी में कैसे बिना तकनीक के एक ही चट्टान को काटकर गुफाओं को तैयार किया गया। आखिर कौन से उपकरण को इसमें लगाया गया? इतनी सटीक इंजीनियरिंग को उस समय कैसे अंजाम दिया गया? इन सवालों का आज भी कोई साफ जवाब नहीं है। अजंता की गुफाओं के भव्य निर्माण को आज भी रहस्यमय दृष्टि से देखा जाता है। एलोरा की गुफाओं को बनाने में 18 साल का समय लगा होगा। इसमें निर्माण के लिए मजदूरों ने रोजाना 12 घंटे से भी ज्यादा काम किया होगा। हर घंटे उन्होंने लगभग 5 टन पत्थर को तोड़ा होगा, जो कि किसी भी इंसान के लिए करना संभव नहीं है। दिलचस्प बात है कि गुफा केवल एक ही धर्म से नहीं जुड़ी हुई है। इसमें हमें हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों का प्रभाव देखने को मिलता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें। गुफाएं हमेशा से हमारे इतिहास संस्कृति को जानने का जरिया रही।